तो एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है। $62,000 तक का चल रहा था और आज हम देख रहे हैं वो 1 लाख पार कर गया है। बिल्कुल, इलॉन मस्क के पास बहुत सारा पैसा है, फिर भी वो क्रिप्टो के पीछे क्यों लगे हैं या क्रिप्टो में इतना ज़्यादा क्यों घुसे हुए हैं और वो इस चीज़ को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? बहुत बड़ा पैसा भी बनाएंगे। तो का आज की इस पॉडकास्ट में स्वागत है आपके अपने चैनल द क्लेवर कास्ट में। और आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है और काफ़ी लोग इससे डरते भी हैं और काफ़ी लोगों के समझ से बाहर है ये टॉपिक, जिसका नाम है क्रिप्टो। तो आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं हमारी पॉडकास्ट पे वो हैं देवांश। देवांश काफ़ी टाइम से क्रिप्टो में प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखते हैं उसको, सीखते हैं। तो आज हमने देवांश को इनवाइट किया है ताकि हम जान सकें कुछ क्रिप्टो के बारे में और आपको भी कुछ नॉलेज दे सकें। देवांश, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई दोस्तों। तो देवांश, सबसे पहले तो ये बताइए, व्हाट इज़ क्रिप्टो? जैसा कि आप देख रहे हैं, समय हर कोई बात कर रहा है क्रिप्टो के बारे में जी। तो क्रिप्टो के बारे में बात आजकल लोग कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि लोगों को ये लगता है कि उसमें आप थोड़ा पैसा लगाएंगे और कल वो बहुत हो सकता है 4 गुना 5 गुना या बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, जिससे कि उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो क्रिप्टो में लोग इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, जबकि क्रिप्टो एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है जिसमें कि एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड। डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। उसका बेसिकली काम ये होता है, जैसे कि अभी तक बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज़ जो होती हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया फिर गूगल हो गया, इनका सारा डेटा जो होता है वो एक जगह पे जा रहा है, हमारा सारा डेटा जो है, और इन सारी कंपनियों के अंडर में हम लोग हो गए हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी का काम ये है वो सारे डेटा को अलग अलग जगह पे स्टोर करके रखना, जिससे कि वो एक व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होती है। ऐसा करने से किसी एक इंसान के पास कंट्रोल नहीं जाता है और उसका वो मिसयूज़ नहीं कर सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ होता है। यही टेक्नोलॉजी जब इसमें यूज़ होती है तो ये हमारे लिए और यूज़र्स के डेटा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और दूसरे प्रोस्पेक्टिव से हम बात करें, इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से, जहाँ पे बात बिटकॉइन की जाती है कि आपने देखा होगा कि बिटकॉइन कुछ समय पहले तक $62,000 तक का चल रहा था और आज हम देख रहे हैं वो 1 लाख पार कर गया है। बिल्कुल। तो क्रिप्टो में लोगों का इंटरेस्ट क्यों जागृत हो रहा है, वो उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो उन लोगों ने कि $62,000 का था और वो 1 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे पहुंचने जा रहा है। अब कोई एक कॉइन जब 1 करोड़ का होगा तो चर्चे तो होंगे बस। इसीलिए शायद ये टॉपिक ट्रेंडिंग में भी है। हाँ, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि एक्चुअल में बिटकॉइन कैसे काम करता है। क्या अब हमें बिटकॉइन खरीदना चाहिए भी? बताइए, खरीदना चाहिए? तो इस समय तो अगर आप चाहें तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करके रखना चाहते हैं तो हाँ, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं यहाँ से आपका पैसा बहुत ज़्यादा गुना होने वाला है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं यहाँ से। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। हाँ, नहीं, सैचुरेशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि चूँकि मार्केट कैप जो होती है ना, तो वो बहुत ही बढ़ चुकी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से 100x हो जाएगा या फिर, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि 2x हो जाए, 3x हो जाए, मे बी। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये एक इन्वेस्टमेंट बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि इस समय बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़, सारी कंट्रीज़ लगभग अडॉप्ट कर रही हैं। अब चूँकि हमने देखा है कि यूएसए में इलेक्शन का नैरेटिव ही सेट कर दिया गया था मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा कि एक क्रिप्टो सिटी बनाने जा रहे हैं वो यूएसए को। एक क्रिप्टो हब बनाने जा रहे हैं वो। इतना ज़्यादा ट्रेंड में है ये अभी, यानी कि, और उनका विज़न ये है क्रिप्टो को बहुत ही ऊंचाइयों पे ले जाने का काम।
करने जा रहे हैं। साथ में आपको पता ही है एलॉन मस्क जी हैं, तो एलॉन मस्क तो टेक्नोलॉजी के बादशाह हैं एक तरह से, तो उनका साथ मिल रहा है इसमें, उनका गाइडलाइंस वो देते जा रहे हैं और साथ में पावर देने का काम कर रहे हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी। तो उम्मीद करते हैं कि कोई भी चीज़ जो जाती है, वो देखते हैं आप अमेरिका से ही होके जाती है। टेक्निकल ट्रेंड अगर कोई बनता है तो यहाँ से एक लोगों में बहुत एक नई आशा जगी है कि हाँ अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। अब आप देखने वाले हैं कल उनकी ऑथ सेरेमनी होने वाली है। ऑथ सेरेमनी में लोग जो बुल रन स्टार्ट होने वाला है एक्चुअल में, वो अब आपको कल से देखने को मिलेगा। वो ऐसा बुल रन होगा जो आज तक क्रिप्टो के इतिहास में अभी तक जो नहीं हुआ, वो अब होने वाला है। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा मार्केट कल वोलेटाइल रहेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को कुछ सही रिसर्च करके डाल सकते हैं तो वो आपके लिए कुछ ही समय में, ये इवन हो सकता है मे बी 1 वीक में या फिर 1 मंथ में या फिर अप्रॉक्स 3 मंथ्स में आपका जो अमाउंट है वो कुछ एक्स में हो सकता है आपका पोर्टफोलियो। इवन जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप 1000 रुपीज़ लगाते हैं तो अप्रॉक्स आप ये तो उम्मीद कर सकते हैं 1700 रुपीज़, यानी कि 70% तक का रिटर्न तो मे बी मैं काफ़ी श्योर हूँ कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि इलॉन मस्क के पास बहुत सारा पैसा है, फिर भी वो क्रिप्टो के पीछे क्यों लगे हैं, या क्रिप्टो में इतना ज़्यादा क्यों घुसे हुए हैं, और वो इस चीज़ को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? एक्चुअल में देखो, हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो उनकी एक साइकोलॉजी होती है कि किसी भी चीज़ से उनका मन नहीं भरता है, जिस चीज़ में वो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे किसी के पास पहले पैसा नहीं होता था तो और उसके पास आज वो पैसा आने लगा, तो वो उसके मन नहीं भरता है एक तरह से, तो वो चाहता है थोड़ा और मिल जाए, और मिल जाए। और फिलहाल तो ये तो नॉर्मल ह्यूमन माइंडसेट है। दूसरा चीज़ ये होती है, एलॉन मस्क जो हैं वो, उनका विज़न जो आपको पता ही होगा कि वो चाहते हैं कि मार्स पे बस्ती बसाएं और हम सारे लोग जो हैं मार्स पे रहें जाके। तो ये उनका जो विज़न है उसमें वो काम भी कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं। तो ये एक मे बी विज़न हो सकता है कि वो अपने फ़ंड को और बढ़ाना चाहते हों, और क्रिप्टो से बेहतरीन कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता जिससे कि आप फ़ंड को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। ओके, तो देवांश, ये तो रही ह्यूमन साइकोलॉजी की बात जी। मैं इस पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम नॉर्मल मान लीजिए हम लोग जब जिस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में और अर्निंग करते हैं, क्या इलॉन मस्क उसी तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, या फिर उनके पास कुछ अलग फंडा है, या वो कुछ हम लोगों का यूज़ करके अर्निंग करते हैं? क्या अर्निंग का उनका तरीका है क्रिप्टो में? अगर सही मायने में बात करें तो देखो, वो बिलियनर्स लोग हैं, और बिलियनर्स और नॉर्मल लोगों में बहुत बड़ा डिफरेंस तो होता है। खैर माइंडसेट के तौर पे देखें या फिर, क्योंकि जो लोग आज सोच पा रहे हैं वो बिलियनर्स कुछ समय पहले ही, 4-5 साल पहले या 10 साल पहले ही वो चीज़ सोच के उस चीज़ में बढ़ जाते हैं आगे। अब बिटकॉइन के अडॉप्शन की बात करें तो एलोन मस्क बिटकॉइन को काफ़ी पहले से अडॉप्ट कर रहे हैं। पिछले बुल रन में उन्होंने काफ़ी सारे मीम कॉइन्स, जैसे कि डॉज कॉइन एक कॉइन्स हुआ, जहाँ से मतलब मेरा भी इंटरेस्ट वहाँ से जागा कि डॉज कॉइन में मैंने सबसे पहले कुछ छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, और वो एक ही दिन में कई गुना बढ़ जा रहा था। जैसे कि मैंने लगा दिया था 500 रुपये लगाए थे सबसे पहले, तो वो हम देख रहे थे अगले दिन वो 2.5 गुना बढ़ गया। अब सोचो, किसी इंसान को 2.5 गुना का रिटर्न मिल जाए एक दिन में, तो क्या उसका इंटरेस्ट नहीं जागेगा? जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट बूस्ट कर जाएगा। और दूसरे उसके पीछे बैक जब थी दुनिया के सबसे अमीर इंसान की, यानी कि एलॉन मस्क की, तो फिर इंटरेस्ट लोगों का तो जागना ही है, क्योंकि वो तो सबसे अमीर इंसान है, और अमीरों का सीक्रेट लोगों को मिल जाए, ऐसा तो हर कोई चाहता है। बिल्कुल चाहता है।
अच्छा, आपने जैसे डोज कॉइन की बात की, तो ये मीम्स कॉइन क्या होते हैं? मीम कॉइन होते क्या हैं? मीम कॉइन बेसिकली एक इनके पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन इन्हें फन के लिए बनाया जाता है और इन्हें ट्रेंड के अकॉर्डिंग बूस्ट मिल जाता है और लोग यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और मतलब नामकरण कर दिया सीधे। हाँ, कुल मिला के मजाक मजाक में पैसा कमाने की एक स्कीम है, जिसे मीम कॉइन स्कीम बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब क्रिप्टो में क्या है कि जो चीज ट्रेंडिंग चल रही है उसी का नाम रख दिया। हाँ, उससे क्या है, नेम की वजह से boost हो हाँ जाता है। हाँ हाँ, ऐसे ही उस समय जब डॉज कॉइन उठ रहा था तो एक वही जो डॉग का नाम था वो शीबा था, हाँ। तो एक कॉइन को बना दिया गया शिबा इनू। अब शिबा इनू तो इतना पंप किया है, इतना बूस्ट किया कि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ चंद रुपए लगा के या चंद अमाउंट लगा के वो बहुत बहुत बड़ा अमाउंट मिलियनर बन गए। और बहुत बड़ा दुबई में मैंने देखे हैं, कई सारी रील्स देखी हैं कि वो मर्सिडीज़ लिए घूम रहे हैं, लैम्बोर्गिनी लिए घूम रहे हैं और उनसे पूछा जाता है व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तो मतलब तो बड़ा मज़े से बताते हैं कि क्रिप्टो। सो बहुत बेसिकली बहुत बेहतरीन। अच्छा, जैसे आपने दुबई का नाम लिया, तो यूनाइटेड यूएई में, जी, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में ये पॉपुलर क्यों होता जा रहा है? मतलब अमेरिका के बाद में अगर हम कहें कि सेकंड हब ऑफ क्रिप्टो करेंसी वो दुबई जैसे शहर बनते जा रहे हैं, जी। ऐसा क्यों है? दुबई में ऐसा क्या है? बेसिकली दुबई बहुत ही अमीर लोगों का हब इसलिए बनता जा रहा है कि वहाँ टैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि बिल्कुल जीरो है। इनकम टैक्स आपके लिए बिल्कुल जीरो है। आप कोई भी कमाई करते हैं तो आपको वहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ता। तो गवर्नमेंट कैसे काम करती है? गवर्नमेंट काम करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से, अपने डेवलपमेंट से, मतलब उसके और अपने उनके तरीके अलग हैं। जी, और उनके पास जो पुराना तेल का भंडार था उससे उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और आज उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से वो उस चीज़ की अर्निंग करते हैं और बड़े बड़े लोगों को अपने यहाँ इनवाइट करते हैं काम करने के लिए और नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करके उस ट्रेंड को समझ के वहाँ पे और ग्रोथ करते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप हो रही है दुबई में, तो जाने कहाँ कहाँ से मोस्टली इंडिया के लोग वहाँ जा जाके प्रोग्रेस में भागीदार बन रहे हैं। मतलब उन्होंने ये किया है कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है अमीर लोगों को काम करने के लिए। हाँ बिल्कुल, केवल अमीर लोगों की ही नहीं कह सकते हम। माइंडसेट। हाँ हाँ, जो भी लोग जो हैं स्किल्स के बंदे हैं और अमीर बंदे तो कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ, अमीर बनने के जो राह पे हैं वो कह सकते हैं। हमारे आपके लिए ये माहौल दुबई में मिल जाएगा। दुबई में मिल जाएगा। हाँ, ओके। तो अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि जो एक्स प्लेटफॉर्म है ट्विटर जी, उसका क्या रोल है क्रिप्टो में? क्रिप्टो में एक्स प्लेटफॉर्म का तो समझो कोई भी ट्रेंड जब स्टार्ट होता है तो वो कहीं से तो होगा ना। सबसे पहले कहाँ से चीज़ें चलना स्टार्ट होती हैं, तो वो प्लेटफॉर्म है एक्स प्लेटफॉर्म, जिसका नाम आज बदल दिया गया है। ट्विटर था इससे पहले, ट्विटर बोलते थे। तो आज बेसिकली एलन मस्क जी ने उसे ख़रीद लिया है। अब एलन मस्क आपको पता ही है कि क्यूरियस बंदा है, थोड़ा क्रेजी माइंडसेट वाला बंदा है कि एक बंदा वो जो ठान लेता है तो वो हर हालत में करके रहता है। तो एक बार बात ये हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया गया था ट्विटर प्लेटफॉर्म से, जिसे बोलते हैं डी प्लेटफॉर्म कर देना। डी प्लेटफॉर्म कर दिया गया था, लेकिन डी प्लेटफॉर्म करने से कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है फ़र्क तो पड़ता है। अब तो उन्हें बुरा लगा होगा या फिर कुछ भी, तो उन्होंने उसे दिल पे ले लिया और उसे ख़रीद लेने का कर लिया। अब तो वहाँ पे बात आती है बेसिकली एक्स प्लेटफॉर्म इतना ज़रूरी क्यों है। एक्स प्लेटफॉर्म पे सारे जो बड़े लोग जो होते हैं, पॉलिटिशियंस हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए और नॉर्मल लोग भी हो गए, वो एक अपनी बात को रखने का एक जरिया है जिसे आप डायरेक्टली बहुत कम समय में, अब जैसे कि मैंने ट्वीट किया, वो ट्वीट को एलन मस्क को अच्छा लग गया तो वो क्या करेंगे, वो उन्होंने लाइक कर दिया,
तो यानी कि बाकी ऐसा कोई जरिया तो नहीं है कि मैं उनसे मिल सकता हूँ या उनसे पहुँच सकता डायरेक्ट हूँ। कनेक्ट उसी से यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल गया कनेक्ट करने के लिए, जो हमारी स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात जो एलोन मस्क ने की थी, जिसकी वजह से उन्होंने प्लेटफॉर्म को ख़रीदा था, वो हमारे लिए दे पाए। मतलब ये है कि मतलब जिस चीज़ से क्रिप्टो ट्रेंड में जा रही है, बार बार हम क्रिप्टो को बैलेंस कर सकते हैं, हाँ। वो प्लेटफॉर्म उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। हाँ। ओके, तो अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन का इतिहास क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? बिटकॉइन का इतिहास तो बहुत ही शानदार, मज़ेदार रहा है। तो बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन को हम कह सकते हैं किसी एक बहुत क्रेजी इंसान ने या फिर बहुत ही एक होशियार इंसान ने बनाया है। बेसिकली वो पता नहीं एक बेहतरीन कंप्यूटर प्रोग्रामर था या फिर मैथमेटिशियन था या फिर इकोनॉमिस्ट था। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो क्या था, लेकिन इन सारी चीज़ों का एक्सपर्ट था, या एक इंसान था या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। मतलब अभी भी डिस्क्लोज नहीं है ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं हो पाई है फिलहाल। तो जो नाम सामने आता है वो सतोशी नाकामोटो का आता है। सतोशी नाकामोटो बेसिकली जापान के बताए जाते हैं, लेकिन अभी तक उनकी आइडेंटिटी क्लोज नहीं की गई है, डिस्क्लोज नहीं की गई है कि आखिर वो कौन थे। लेकिन फ़िलहाल मेरे अकॉर्डिंग वो एक बेहतरीन, बहुत इंटेलिजेंट इंसान रहा होगा जिसने इसको बनाया। तो बिटकॉइन को बेसिकली बनाया इसलिए गया था, जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है उस पे गवर्नमेंट का या फिर और जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका जो होता है पावर जनरेट कर दी थी उन लोगों ने, वहाँ से अपना कंट्रोल उस पर कर दिया था। तो ऐसा वो जो कंट्रोल है वो लोगों के हाथ में जा पाए, लोग उस कंट्रोल से बाहर निकल पाएँ। जैसे कि अभी आपने बताया था डिसेंट्रलाइज करना जी, उसको। डिसेंट्रलाइज इसलिए डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब जैसे कि अमेरिका का वर्चस्व बढ़ रहा है या फिर चाइना का वर्चस्व बढ़ रहा है, अभी डॉलर को लेके बात होती है, कभी रुपए को लेके बात होती है, लेकिन डॉलर की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। इसीलिए इस चीज़ को, इस फाइनेंशियल वर्ल्ड को एक सही डायरेक्शन मिले, सही रास्ते पे आगे बढ़ जाए जी, तो इसके लिए उस चीज़ को बनाया गया था। ओके, तो इससे जुड़े कुछ किस्से मैंने सुने हैं कि एक आदमी ने बिटकॉइन से पिज़्ज़ा खरीद लिया। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बता रहा हूँ मैं, जो बिटकॉइन से रिलेटेड हुआ है। स्टार्टिंग में जब बिटकॉइन की स्टार्टिंग हो रही थी तो बिटकॉइन बेसिकली वही चीज़ आप जानते हैं, कोई चीज़ नई स्टार्ट होती है तो फ्री के भाव में भी मिले, किसी को पता भी नहीं था कि हाँ कि इतना कुछ बड़ा हो सकता है। तो एक बार क्या होता है, जब एक व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत सारे बिटकॉइंस होते हैं, बेसिकली कहाँ से आए ये तो नहीं पता, लेकिन वो रेस्टोरेंट में जाता है और वो पिज़्ज़ा खरीदता है, खाता है और पूरा, और रेस्टोरेंट ऑनर के पास जाता है। वहाँ पे ऑनर को वो पेमेंट जो होता है वो बिटकॉइन में करने के लिए कहता है। तो जो रेस्टोरेंट ऑनर होता है वो कहता है भाई बिटकॉइन क्या है, क्या चीज़ है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चलो तुम खा लिया है तो कोई बात नहीं अब तुम दे दो मुझे। मतलब उसने उसे एक, जैसे कि फ्री में नहीं हम किसी को खिला देते हैं, दौलत दे दी सारी। हाँ, तो वो कर दिया। तो उसने एक रहम कर दिया, समझो कि इसके पास पैसा उसा नहीं होगा, बहाने पड़ा रहा है, तो ऐसा कर दिया उसने। लेकिन फिर दे के चला आया, और जब अभी मैंने कुछ दिनों पहले उसे सुन रहा था कि उसने वो फ्लॉपी डिस्क में उस समय बिटकॉइन हुआ करते थे, तो वो बिटकॉइन अब वो कैसे भी चले गए, तो वो कहीं कूड़े वगैरह में, तो आज वो कूड़े के सबसे बड़े ढेर में उसे ढूंढवा रहा है, उसके लिए एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहा है कि वो कैसे भी मिल जाए, और वो उसे बहुत बड़ा अमाउंट जो जंक पड़ा हुआ है वो उसे ले ले। और वो कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ कई 100 करोड़ की संपत्ति होगी उस समय। जी, तो इस पे शायद मेरे ख्याल से एक भुवन बाम की कोई सीरीज भी आई थी ना, ताज़ा खबर जी, शायद थी, जी, जिसमें वो इसी तरीके से कूड़े के ढेर में वो चिप को एक खोजता है ना।
तो ये बताइए कुछ पॉपुलर कॉइन्स के बारे में बताइए जिनमें लोग अगर आज इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे आपने कहा है कि ओथ सेरेमनी भी है, तो जो कॉइन आगे बाउंस करने वाले हैं, क्योंकि बिटकॉइन अब शायद मतलब स्टेबिलिटी पर है, तो और कौन से कॉइन्स हो सकते हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करें तो हमें थोड़ा सा अच्छा रिटर्न देखने को मिले। तो बेसिकली कल तो सेरेमनी होने वाली है और बहुत सारे नैरेटिव्स जो हैं, नैरेटिव कॉइन्स, वो मे बी मुझे लगता है कि अब जो बुल रन स्टार्ट होने वाला है और हो रहा है तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से बूस्ट कर सकते हैं। तो वो कुछ कॉइन्स हो सकते हैं जैसे कि मीम कॉइन्स भी हो सकते हैं, आल्ट कॉइन्स भी हो सकते हैं और कुछ ट्रेंडिंग कॉइन्स भी हो सकते हैं जैसे ट्रेंडिंग नैरेटिव्स कॉइन, जैसे कि AI वर्ल्ड के कॉइन हो गए, RWA के कॉइन्स हो सकते हैं, AI एजेंट्स के कॉइन्स हो सकते हैं, या फिर एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड बनाने के का जो हमारा नैरेटिव है उसके पीछे एक प्रोजेक्ट काम कर रहा है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ऑन्डो करके एक प्लेट कॉइन है, वो बेसिकली करता ये है, जो जैसे कि हमारा स्टॉक मार्केट होता है तो वहाँ पे स्टॉक्स को जो होता है वो डिसेंट्रलाइज करने का काम कर रहा है। तो ये काम तो एक तरह से कल को सारा कुछ होना तो डिसेंट्रलाइज ही है, बिल्कुल। तो वो काम जो आज कर रहा है वो फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि वो उसका प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो उसका प्राइस इस समय चल रहा है $1.28 के करीब के चल रहा है। ठीक है। उम्मीद है कल हो सकता है थोड़ा नीचे आए, तो जैसे ही अगर नीचे आता है कोई परचेज कर लेता है अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग तो मे भी बहुत जल्दी उसे हाई रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पे कई एक्स का प्रॉफिट ले सकता है। ओके। मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग माइनिंग करते हैं, मैंने कुछ रील्स भी शायद स्क्रॉल करते करते देखा कि माइनिंग होती है। ये माइनिंग क्या है? माइनिंग बेसिकली क्रिप्टो को बिना परचेज किए और उससे प्रॉफिट बनाने का एक ज़रिया है। क्रिप्टो में बेसिकली कई सारे तरह से कमाई को किया जा सकता है, उसमें से माइनिंग भी एक तरीका है। माइनिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है, क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के लिए जी माइनिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक क्रिप्टो ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट डाली गई तो उसे कई सारे माइनर्स मिलके वेरीफाई करते हैं क्या वो रिक्वेस्ट सही है। तो जो रिक्वेस्ट होती है वो बेसिकली ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है कि किसी ने यहाँ से रिक्वेस्ट की और दूसरे ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और दूसरे ने एक्सेप्ट कर ली, ऐसा नहीं होता है। चूँकि रिक्वेस्ट मारना यानी कि ट्रांजेक्शन करना जो होता है एक मल्टी लेयर प्रोसेस होता है, जिसमें कई सारे जो बड़ी बड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन होती है, जो एल्गोरिदम्स उसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो सॉल्व करने वाला सिस्टम जो होता है यही माइनिंग प्रोसेस कहलाता है, और ये बड़े बड़े प्रोसेसर्स वाले कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। और ऐसे जो माइनर्स जो बड़े बड़े सिस्टम लगा के इसे माइन करते हैं, जो इस एल्गोरिदम से ट्रांजेक्शन को वेरीफाई होने में मदद करते हैं, तो उसे कुछ फीस मिलती है। अच्छा। तो यही माइनिंग प्रोसेस होता है जिससे कि वो लोग क्रिप्टो को माइन करके कमाते हैं। आप ये एक तरीके से सर्वर प्रोवाइड कर रहे हैं जो ट्रांजैक्शंस ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहे हैं उसके। हाँ, उसके लिए उसे वेरीफाई कर कुछ कमीशन के तौर पे मिल जाएगा। कमीशन के तौर पे मिल जाता है। तो कमीशन पैसे के रूप में मिलती है, कॉइन्स के ही रूप में? वो बेसिकली आप जिस भी क्रिप्टो को माइन कर रहे हैं वो आपको उस क्रिप्टो के फॉर्म में मिलती है। मतलब उतने आपको क्रिप्टोज मिल जाएंगे। जी। ओके। अच्छा, बिटकॉइन और इथेरियम में क्या डिफरेंस है? बेसिकली बिटकॉइन तो अभी सबसे पहला क्रिप्टो है, हमें पता है। इथेरियम को इसलिए बनाया गया था इसकी ट्रांजैक्शन को, फीस को और चीप करने के लिए। मतलब ये चीपर वर्जन है बिटकॉइन का? चीपर वर्जन बोल सकते हैं हम। दूसरी बात ये है कि क्रिप्टो को और बेहतरीन ले जाने के लिए, अब जैसे कि इथेरियम का काम करना है कि किसी भी चीज़ को, कोई भी गाड़ी चलाने के लिए हमें ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। तो इथेरियम बेसिकली बिटकॉइन को आगे बढ़ाने के लिए, एनर्जी देने के लिए ऑयल का काम करता है। मतलब साथ में एक ना एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो साथ में सपोर्ट देती रहे। हाँ, तो इथेरियम का काम ये है। ओके। क्या और भी कोई कॉइन है बिटकॉइन इथेरियम के अलावा जो सपोर्ट देते हैं साथ में? हाँ, बहुत सारी नई ब्लॉकचेन्स भी अब डेवलप हुई हैं। एक तो अपने इंडिया की पिछले बुल रन में हुई थी, जिसे मैटिक पॉलीगन नाम से किया गया था।
तो उसमें भी लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न मिला। मैटिक पॉलीगॉन बेसिकली करता क्या है? मैटिक जो काम करता है बेसिकली चेन की जो ट्रांजेक्शन होता है उसे और स्मूदर और चीपर और फास्ट बनाने का काम करता है। और ये बेसिकली सबसे अच्छी बात ये है, ये हमारे इंडिया के व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। ओके, मतलब इंडिया भी अब इसमें पार्ट ले रहा है। इंडिया बहुत, मैं देखता हूँ इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसमें। अब जैसे इंडिया की बात की है तो इंडियंस की साइकोलॉजी और मेंटेलिटी क्या है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के? अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो के पीछे, तो क्रिप्टो के पीछे तो इंसान बिल्कुल पागल है इंडिया का। क्योंकि दूसरी चीज़ ये है कि पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत हाई रिटर्न है। दूसरा, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी बहुत देखने को मिलता है, हम लोग इंडिया से हैं, गवर्नमेंट उतना सपोर्ट नहीं करती है। टैक्सेशन बहुत ही, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी, वो बेसिकली पता नहीं क्रिप्टो से उनका कौन सा बैर है जिससे 30% शायद मेरे ख्याल से 30% फ्लैट टैक्स, 1% TDS, उसके बाद भी इनकम टैक्स। सो बेसिकली 42-48% तो एक तरह से टैक्सेशन में चला जाता है। मतलब क्रिप्टो का इतना है या तो उन्हें फ्यूचर अभी से दिख रहा है ना, गवर्नमेंट की कमाई दिख रही है उनको। गवर्नमेंट को फ्यूचर अपना दिखाई दे रहा है। और फिलहाल ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो गवर्नमेंट इस चीज़ को समझेगी और क्रिप्टो को अडॉप्ट करेगी। जब वो देख रहे हैं कि वैसे में, या फिर एक कंट्री है एल सल्वाडोर, उसने तो बिटकॉइन को तो पूरे को लीगल टेंडर करा दे रखा है। लीगल टेंडर का अकॉर्डिंग मतलब पूरे देश को क्रिप्टो की कंट्री बना दिया है ऐसे। अच्छा, जब आपने गवर्नमेंट का जिक्र किया है तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से क्रिप्टो को किस नज़रिए से वो लोग देख रहे हैं? क्या उनका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिप्टो को लेकर के? आई थिंक मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं वो भी जानते होंगे, उन्होंने कुछ खतरों को देखते हुए, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक खतरा है, जिससे कि टेरर फंडिंग हो सकती है। हो सकता है इस खतरे को देखकर उन्होंने अपना प्लान बनाया होगा। तो बेसिकली वो जाहिर सी बात है, हमसे बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, तो वो सब जानते हैं कि फ्यूचर कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से हो सकता है इस चीज़ पे ऐसा किया। तो क्या क्रिप्टो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, आपको लगता है क्या? बेसिकली मे भी हो सकता है। ये इसके बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है कि अब कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी किसी के लिए अगर वरदान बनती है तो बहुत अभिशाप बनती है ये चीज़। अब कोई भी आतंकवादी गतिविधियाँ होने के लिए पैसे की जो ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत जो पड़ती है, उसे बहुत ही आसानी से भेजा जा सकता है क्रिप्टो के थ्रू। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज भी, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी हो सकता है। ओके, अच्छा, अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कि क्रिप्टो बेटर है या स्टॉक मार्केट? अब बेसिकली ये तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट होना चाहिए या फिर क्रिप्टो मार्केट। आप क्रिप्टो बताइए, मैं स्टॉक्स का बताता हूँ। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट की अपनी जगह है मार्केट में, और क्रिप्टो करेंसी की अपनी जगह है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली अभी क्रिप्टो मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा हाई रहता है। कभी कभी बहुत तेज़ी से कोई कॉइन पंप हो जाता है, कोई डंप हो जाता है, तो पंप एंड डंप का खेल चलता है क्रिप्टो मार्केट में। इसके पीछे कई बार लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या पर्पज़ है, किस पर्पज़ से बनाया गया है, ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं। और दूसरा, स्टॉक मार्केट में एक प्रॉपर पीछे कंपनी होती है, कंपनी को हम एनालाइज करते हैं और देख भी पाते हैं कि हाँ भाई प्रोसेस फिजिकल चल रहा है। जबकि क्रिप्टो के मतलब क्रिप्टो हवा में चल रहा है, सपनों में चल रहा है, और वो चीज़ हकीकत में है स्टॉक मार्केट में। हाँ, ऐसा लोगों को लगता है, उस काम को हम देख नहीं पाते हैं कि हाँ भाई क्रिप्टो में आखिर चल क्या रहा है। इसीलिए शायद लोग डरते भी हैं। और कुछ लोग इस चीज़ का मजा भी लेते हैं कि हाँ भाई रिस्क है तो रिस्क है। तो इस रिस्क और रिस्क के गेम में क्रिप्टो रिटर्न्स के मामले में तो अच्छा रिटर्न दे जाती है, इसलिए लोगों की फेवरेट भी रहती है। और वहीं कुछ लोगों को की पूरी ज़िंदगी कमाई को
पल भर में ले जाती है, तो बहुत लोग डरे भी रहते हैं। ओके, तो अब हमने एक प्लेटफॉर्म तो डिस्कस कर लिया एक्स, अब हम जी। दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। आपको शायद पता होगा मैं किसका नाम लूँगा। एनी गेसेस? टेलीग्राम। टेलीग्राम या टेलीग्राम से तो व्हाट इज रोल ऑफ टेलीग्राम? बेसिकली टेलीग्राम के फाउंडर भी क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत ही, चूँकि यूथ तो जानते हैं आप क्रिप्टो के पीछे जाएगा ही। टेलीग्राम का भी अच्छा रोल रहता है कि बेसिकली जो टेलीग्राम पर जो चैनल्स क्रिएट होते हैं वहाँ पे लोग को बहुत एयर ड्रॉप मिलते हैं और टिप्स मिलती हैं। असली होती है? असली टिप भी होती हैं, नकली भी होती हैं, फ्रॉडस्टर भी करते हैं, स्कैमर्स भी आते हैं। तो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग टिप्स का सहारा अगर आप ना लिया जाए तो आपका फंड सेफ रह सकता है। खुद एनालिसिस करना सीखें। बेसिकली मेरा पर्पज़ ये है कि पहले आप सीखें, फिर आप इन्वेस्ट करें या फिर ट्रेडिंग करें। जैसे कि स्टॉक मार्केट में हम लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं पहले, हाँ। उसके बाद में रियल में हम लोग ट्रेडिंग करना पहले सीखें, उसे पहले लिख के ट्रेड करें कि हाँ भाई इस प्राइस पे हमने खरीद लिया, और पेपर ट्रेडिंग करें बेसिकली। बढ़िया आइडिया है ना? जा ओके, अच्छा कोई ऐसी चीज़ या ऐसा किस्सा जो रह गया हो हम डिस्कस नहीं किया हो तो वो डिस्कस करना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में, कोई ऐसा पॉइंट? क्रिप्टो के बारे में बेसिकली वैसे तो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम डिस्कस करते चले जाएं तो पूरी रात भी कम पड़ जाएगी। तो उसमें बेसिकली मेरा मानना ये है कि लोग ये सोच के क्रिप्टो में ना आए कि हाँ भाई मैंने आज पैसा लगाया है, कल को ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 21 दिन में। और बहुत बड़े बड़े लोग सपने देख के आते हैं कि हाँ भाई मेरा ऐसा इतना पैसा हो जाएगा तो फिर मैं गाड़ी ले लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा या फिर मैं वैसा कर लूँगा। तो आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। तो मेरी सलाह यही होगी कि पहले आप रिसर्च कर लें और फिर इन्वेस्ट करें या फिर अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से पहले सीख लें, फिर उसे करें, तो जिससे आपकी रिस्क की जो पैसा जाने की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, डार्क साइड क्या है क्रिप्टो की? हमने बेनिफिट्स तो सुन लिए आपसे। बेसिकली डार्क साइड जो है, डार्क तो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, इतनी डार्क है कि दिखना ही बंद हो जाएगा लोगों को दिखना ही बंद हो जाएगा क्योंकि लोग देख ही नहीं पाते हैं वो डार्क साइड। इतनी चमक धमक में लोग डूब गए हैं जो उसकी डार्क साइड को नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्रिप्टो की डार्क साइड ये है कि यहाँ पर स्कैम बहुत बड़े, जहाँ पैसा है वहीं स्कैम्स हैं। स्कैम तो इतने होते हैं कि कोई कॉइन लॉन्च किया गया इस समय, बेसिक एक कॉइन आप सुन रहे होंगे, ट्रम्प कॉइन जो लॉन्च हुआ है, वो इस समय कल ही लॉन्च हुआ है और 24 घंटे भी नहीं हुए अब $70 पे पहुंच गया। मतलब वही है ना, नेम का सहारा लिया बेसिकली आप सोच सकते हैं कि जिसने $1000 भी लगाए थे तो वो कई मिलियन में पहुंच गए एक दिन में। आप बताओ इसे, अब इंसान चमक धमक में आएगा नहीं आएगा? आप बेसिकली आप जहाँ पे लोगों ने पैसा बनाया, कुछ लोगों ने तो पैसा बनाया होगा और कुछ लोग, अब वो डंप हो जाएगा। अब डंप हो गया तो फिर पैसा किसने बनाया? जो ओनर है उसने बनाया। यानी कि स्कैम तो हुआ। स्कैम किसके साथ हुआ? स्कैम हुआ आपके साथ, हमारे साथ, कर दिया उसमें, जिन्होंने उसमें फोमो में आके उसे बाय किया। यानी कि फोमो में ना आए, थोड़ा सा रिसर्च करें, अपनी रिसर्च करें और क्रिप्टो एक्सपर्ट्स की सलाह ले लें और फिर। तो अभी हम ये जो पॉडकास्ट है एक स्टोरी के साथ में मैं एंड करना चाहता हूँ। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ, मुंगेरी लाल की हसीन सपना। एक बार क्या होता है कि एक जो आदमी होता है, मुंगेरी लाल नाम है इसका, तो वो उसको एक काम मिलता है, वो मतलब घी का घड़ा ले जाने का। सेठ जी होते हैं, वो कहते हैं मेरा घी का घड़ा ले चलो, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। उस ज़माने में 10 रुपये बहुत थे, तो वो अपने सिर पे रख लेता है। अब उसके दिमाग में ख्याल आने शुरू हो गए कि ये 10 रुपये से मैं अंडे खरीदूँगा, इस अंडे को बेच के फिर मैं और रुपए आएंगे जो, उससे और अंडे खरीदूँगा, फिर अंडे छोड़ के मैं मुर्गी ले लूँगा, फिर मैं 1 की 2 मुर्गी, 3 मुर्गी, 4 मुर्गी ये करूँगा। उसके बाद मैं मुर्गी बेच के मैं बकरा ले लूँगा। फिर बकरे का भी उसने ऐसे मल्टीप्लाई करना शुरू किया। उसने कहा फिर धीरे धीरे करके मेरे पास सारी चीज़ें हो जाएंगी, घर भी हो जाएगा,
घर होगा तो एक शादी भी अच्छी हो जाएगी, शादी हो बीवी आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, है ना। अब बच्चे होंगे तो बच्चे मेरे शैतानी भी करेंगे, तो बच्चे मेरे शैतानी करेंगे तो मैं उनको डांटूंगा भी। तो उसने क्या किया, मतलब डंडा उठाया और मारने के लिए भागा, और जैसे ही भागा सामने गड्ढा था, उसमें वो गिर गया। तो उसने क्या किया पता है, लाला जी बोले अरे तूने कमबख्त मेरा घी गिरा दिया, ये गिरा दिया। तो बोले तुम्हारा तो जी 100 रुपए का घी गिरा है, मेरे करोड़ों के सपने तो ये सपने देख के ना आए क्रिप्टो में, है ना। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो सजाएं, लेकिन थोड़ा सही से सोच समझ के एनालाइज करके। तो देवांश आपके साथ ये डिस्कशन में बहुत ज्यादा मजा आया, आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, मुझे भी बहुत एंजॉय किया मैंने इस पॉडकास्ट को, और मुझे उम्मीद है कि लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे, और कल जो ऑथ सेरेमनी है उससे बहुत बड़ा पैसा भी बनाएंगे। कुछ कॉइन्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर लोग थोड़ी नज़र बना के रखते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली आपको 1 से 2 महीने में हो सकता है आपके मुंगेरी लाल के एनालिसिस भी जरूर करें। बेसिकली मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नहीं, लेकिन कुछ सपने आपके हो सकता है पूरे हो जाए। जैसे कि सबसे पहली बात मैंने ओंडो की थी, दूसरी बात एक ENA करके कॉइन है, दूसरा मीम कॉइन्स की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जो लोग शिबा इनू में लगाने का सोच रहे हैं वो थोड़ा सा रॉन्ग प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। हाँ, बेसिकली कुछ रिटर्न तो देगा, लेकिन जो जिस हिसाब से आपको रिटर्न की उम्मीद है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो बेसिकली नए जो मीम कॉइन्स हैं जैसे कि एक फ्लॉकी है तो पुराना, लेकिन उसका जो वर्जन है वो चेंज हो गया है। वो AI के नैरेटिव पे आ चुका है। RWA के नैरेटिव पे एक कॉइन है रेंडर, उसे ले सकते हैं आप। एक आर्बिट्रम है, आर्बिट्रम का काम बेसिकली इथीरियम चेन को स्केल करने का काम है। तीसरा एक नई ब्लॉकचेन जो आई है C करके SEI। तो बेसिकली जो मैंने 4-5 कॉइन आपको बताए हैं, अगर आप ये इनमें से इन्वेस्ट करते हैं समय पे तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप अपना एनालिसिस पहले ज़रूर कर लें, अपने रिस्क पे इसको करें, लेकिन हमने क्या रिकमेंड कर दिया। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। आज हमने बहुत कुछ अच्छा डिस्कस कर लिया है, तो आपके साथ में भी पॉसिबल हम एक और पॉडकास्ट प्लान करें। बिल्कुल भाई, है ना। ठीक है, थैंक यू।